नमस्कार साथियों, महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज अपन बात कर रहे हैं रेड ग्राम के बारे में, हरर के बारे में। पूरी की पूरी जानकारी इस क्लास के अंदर करने वाले हैं, जो इस प्रकार है। हरर, ये इसको अपन बोल सकते हैं रेड ग्राम। क्या बोलेंगे बेटा? रेड ग्राम, हरर या रेड ग्राम के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करते हैं। सबसे पहले इसका वानस्पतिक नाम क्या है? देखिए, वानस्पतिक नाम, वानस्पतिक नाम केजनस, केजनस केजान, केजनस केजान इसका वानस्पतिक नाम है। केजनस केजान, क्या नाम है बेटा? केजनस केजान इसका वानस्पतिक नाम है। कुल कौन सा आता है? कुल की बात करें तो फेबेसी। कौन सा आता है बेटा? फेबेसी, या फेबेसी का दूसरा नाम अपन बोल सकते हैं लेगुमिनेसी। कौन सा बोलेंगे? लेगुमिनेसी, फेबेसी या लेगुमिनेसी। तो इसका कुल कौन सा है? तो फेबेसी या लेगुमिनेसी। वानस्पतिक नाम क्या है? केजनस केजान। इसके बाद हम बात करेंगे इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है। तो उत्पत्ति स्थान के बारे में बता देता हूं बेटा। उत्पत्ति स्थान है अफ्रीका या भारत। या तो इसका उत्पत्ति स्थान अफ्रीका है या भारत है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है बेटा? गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की जो संख्या है वो कितनी है वो भी बता देता हूं बेटा। गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 22 कितनी होती है बेटा? 22। तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 22 है। और दूसरी बात करें, यहीं बात कर लेते हैं प्रोटीन की मात्रा। प्रोटीन की मात्रा, तो बात करें प्रोटीन की मात्रा के बारे में, तो प्रोटीन पाया जाता है बेटा 20.9%। कितना? 20.9% इसमें प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन, और अपन को याद रखना गुणसूत्रों की संख्या कितनी? 22, प्रोटीन की मात्रा 20.9%। देखो, और बात करते हैं इसके बारे में, 2-4 पॉइंट एक्स्ट्रा और लिखते हैं कि ये C3 पादप है। कौन सा है? C3 पादप। सबसे पहले तो याद रखना कौन सा पादप है बेटा? C3 पादप है। दूसरा पॉइंट करें बात, ये शॉर्ट डे प्लांट है, यानी आप याद रखना लघु दिवसीय पादप। कौन सा? लघु दिवसीय पादप, लघु दिवसीय पादप ये भी अपन को पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करें बेटा इसका कि खरीफ की दलहनी फसल है। खरीफ की दलहनी फसल है, यह भी याद होना चाहिए बेटा। खरीफ की दलहनी, भाई कौन से मौसम की फसल है? तो खरीफ की है। आगे बात करें बेटा कि इसका अंकुरण प्रकार कौन सा है। अंकुरण का प्रकार, अंकुरण के प्रकार के बारे में बात करें तो अंकुरण प्रकार है बेटा इसका हाइपोजियल। कौन सा है? हाइपोजियल। अंकुरण प्रकार की बात करें तो कौन सा है बेटा? हाइपोजियल। अंकुरण प्रकार है बेटा इसका कौन सा? हाइपोजियल। इस हाइपोजियल को बोलते हैं अधोभूमिक। आपको एक चीज याद रखना है कि जितनी भी खरीफ की फसलें हैं उनका अंकुरण प्रकार इपीजियल होता है, पर इसका जो अंकुरण प्रकार है, जर्मिनेशन टाइप है, वो कौन सा? हाइपोजियल।
और आपको याद रखना सभी दलनी फसलें C3 पादप होती है। कौन सी होती है बेटा? C3 पादप होती है। आगे बात करते हैं, इसके जो पुष्प क्रमांक है, पुष्प क्रमांक को क्या कहते हैं? तो पुष्प क्रमांक को शीर्ष स्थ रेशिम क्या कहते हैं बेटा? शीर्ष स्थ रेशिम क्या कहते हैं? शीर्ष स्थ रेशिम कहा जाता है। तो आपको याद रखना शीर्ष स्थ रेशिम। दूसरी बात करें आगे कि फल का प्रकार आपसे पूछ लें तो फल का प्रकार कौन सा है? तो याद रखना या तो होगा बेटा पौध या होगा फली, या तो पौध या फली, ये भी अपन को आना चाहिए। पौध या फली इसका अंकुरण प्रकार है। तो ये सारी की सारी चीज अपन को याद रहनी चाहिए। आगे बात करते हैं, यहां लिख देता हूं अन्य नाम। आपसे पूछ ले कि रेड ग्राम का या हरर का अन्य नाम क्या क्या है? तो इसको बोलते हैं बेटा, एक तो बोलते हैं कोगोपी, कोगोपी कहते हैं। इसके अलावा इसको पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा आपको बता देता हूं इसको तुरबी कहते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है इसके अलावा इसको रेड ग्राम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? रेड ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी की सारी इतनी सारी चीजें हैं, ये अपन को याद करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो अपन बता देते हैं कि इसका सर वानस्पतिक नाम क्या है। तो सबसे पहले देखिए इसका जो वानस्पतिक नाम है वो है केजनस केजान। क्या नाम है? केजनस केजान इसका वानस्पतिक नाम है। कौन से कुल से आती है? तो याद रखना ये फेवेसी या लेगुमिनेसी कुल से आती है। दूसरी बात करें कि इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है? अफ्रीका या भारत? कौन सा माना जाता है बेटा? या तो अफ्रीका माना जाता है या भारत। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो बेटा गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 22। कितनी होती है बेटा? 22। और इसमें जो प्रोटीन की मात्रा पूछे तो कितनी होती है? तो याद रखना 20.9% प्रोटीन पाई जाती है। कितनी? 20.9% प्रोटीन पाई जाती है। इसको अन्य नाम किस किस नाम से जानते हैं? तो कोगोपी के नाम से जानते हैं, पिजन पी कहते हैं इसको, इसके अलावा तुर कहते हैं, इसको रेड ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। रेड ग्राम बोल दे, पिजन पी बोल दे, कोगोपी बोलते हैं, तुर भी कहा जाता है। दूसरी पॉइंट अपन को ध्यान रखने योग्य क्वेश्चन है कि ये C3 पादप है। तो आपने ये कहे इस पोस्ट में लिख लो कि ये सभी दलनी फसलें, कौन सी? सभी दलनी फसलें C3 पादप होती है। सभी दलनी फसलें कैसी होती है? C3 पादप होती है। आपको याद रखना है सारी की सारी दलनी फसलें कैसे पादप होती है? C3। इसके अलावा आपको याद रखना ये कौन सा प्लांट है? शॉर्ट डे प्लांट यानी लघु दिवसीय पादप है। इसके अलावा आपको याद रखना है खरीफ की दलहनी फसल है। कौन से मौसम की फसल है? तो खरीफ की फसल है। और खरीफ की जितनी भी फसलें हैं उनका अंकुरण टाइप पूछे तो ईपीजीएल होता है। एक इसको छोड़ देना, इसका जर्मिनेशन टाइप कैसा है? तो हाइपोजियल है या अधोभूमिक है। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि इसके पुष्प क्रम को क्या कहा जाता है या इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहा जाता है? शीर्ष स्थ रेशिम कहा जाता है। यह सोयाबीन का होता है। दूसरा किसका होता है? हरर का होता है। इसका फल प्रकार पूछे तो या तो पौध होगी या फली होगी। अब बात यहां आ गई उत्तरी भारत की जो हरर होती है, उत्तरी भारत के अंदर जो इसके अंदर पौध के अंदर जो दाने होते हैं वो 4 से 5 होते हैं। दक्षिण भारत के अंदर होते हैं 2 से या 3 होते हैं। ये भी अपन को याद रखना है। आगे बात करते हैं इसके बारे में। देखो इसको आप नोट करिए जब तक सारे के सारे को। इसको आप नोट करिए। अब आगे देखते हैं बेटा। लिखिए हरर की प्रथम संकर किस्म। हरर की प्रथम संकर किस्म यानी हरर की पहली हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है? तो आपने याद रखना बेटा कौन सी है? ICPH8। कौन सी है बेटा? ICPH8। कौन सी वैरायटी है? ICPH8। अब बात करते हैं ICPH8 के बारे में। तो पूरी जानकारी आपको बता देता हूं ICPH के बारे में। सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है कि पहली वैरायटी कौन सी है?
ICPH एक्ट, और ये कब निकाली गई? ये निकाली गई बेटा 1991 के अंदर। कब निकाली गई? 1991 में निकली। कौन सी तकनीक के द्वारा निकाली गई? तो लिखिए बेटा GMS तकनीक के द्वारा इसको विकसित किया गया। कौन सी तकनीक बेटा? GMS तकनीक के द्वारा विकसित, GMS तकनीक द्वारा विकसित किया गया। तो आपने याद रखना GMS तकनीक के द्वारा विकसित किया गया। कौन से संस्थान के द्वारा निकाला गया? तो लिखना बेटा इक्रिसेट। कौन सा सेंट? तो एक्रिसेट है। एक्रिसेट कहाँ पे बेटा? ये हैदराबाद में है। एक्रिसेट हैदराबाद के द्वारा विकसित किया गया। एक्रिसेट कहाँ पे है? तो आपको याद रखना राजेंद्र नगर हैदराबाद के द्वारा। किसके द्वारा विकसित किया गया? राजेंद्र नगर हैदराबाद के द्वारा। और एक्रिसेट खुद 1972 के अंदर बना और भारत में एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान नामात्र एक है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं बेटा। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना चाहिए। कौन सी तकनीक के द्वारा विकसित किया गया? तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो आपने याद रखना GMS तकनीक के द्वारा विकसित किया गया। ये भी आपको आना चाहिए। और कहां से विकसित किया गया? इक्रिसेट हैदराबाद के द्वारा। और कब विकसित किया गया? 1991 के अंदर। इसको भी आप नोट करिए। आगे बात करते हैं। हरर के बीज चौल, हरर के बीज चौल में, हरर के बीज चौल में, हरर के बीज चौल में, हरर के बीज चौल में पाया जाने वाला रसायन, तो आपने याद रखना उसके हरर के जो बीज चौल है उसके अंदर पाया जाता है सेपोनिन। क्या पाया जाता है बेटा? सेपोनिन। सेपोनिन एक एलिमेंट्स है, ये एक विषैला पदार्थ है, वो पाया जाता है। ये किस किस्म पाया जाता है? मसूर की दाल में पाया जाता है सेपोनिन। और दूसरे रिंच के अंदर पाया जाता है सेपोनिन। महुआ की खली के अंदर पाया जाता है सेपोनिन। ये अपन को याद रखना है। आगे बात करें अंकुरित दालों में, अंकुरित दालों में विटामिन सी पाया जाता है। अंकुरित दालों में विटामिन सी पाया जाता है। छापिए इसको भी। अंकुरित दालों में विटामिन सी पाया जाता है जो रक्त शुद्धिकरण का कार्य भी करता है। इसको भी आप लिखिए बेटा, साथ के साथ नोट करते जाइए। इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अरहर की पहली संकरण वेराइटी कौन सी थी? तो आपको याद रखना ICPH 8 है और GMS तकनीक के द्वारा विकसित की गई। कहां से निकाली गई? इक्रिसेट हैदराबाद। और इक्रिसेट की खुद की स्थापना कब हुई? 1972 के अंदर। आप इसको भी नोट करिए। और भारत का एक नाम मात्र है अंतरराष्ट्रीय इंस्टीट्यूट हैदराबाद में स्थित है। तो ये भी अपन को याद रखना चाहिए। देखिए, लिखिए सर्वाधिक सूखा सर्वाधिक सूखा सहनशील दलहनी फसलें। देखो, सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन सर्वाधिक सूखा सहनशील दलहनी फसलें। तीन बात करेंगे। सबसे ज्यादा जो सूखा सहन करती है वो कौन सी है? तो आपको याद रखना मोठ। कौन सी है बेटा? मोठ के बाद में है हरर। और हरर के बाद में कौन सी है? चौला। तो ये भी आपको आना चाहिए। सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली फसल कौन सी है? तो मोठ, सेकंड नंबर पे हरर, थर्ड नंबर पे चौला। ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। लिखिए, विश्व में क्षेत्रफल व उत्पादन, विश्व में क्षेत्रफल और वह उत्पादन का 90% हरर
हर भारत में होता है। सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर क्षेत्रफल भी किसका आता है? भारत का। और उत्पादन भी कौन करता है? भारत। ये भी आपको याद रखना है। 90% क्षेत्रफल, 90% उत्पादन। तो ये आपको याद रखना, क्षेत्रफल भी इतना है और प्रोडक्शन भी इतना है और एरिया भी इतना ही है। इसके बाद हम बात करें, लिखिए भारत में दालों का उपयोग है, भारत में दालों का उपयोग का क्रम देखिए। भारत में सबसे ज्यादा दाल किसकी खाई जाती है? तो पहले नंबर पर लिखिए बेटा हरर, या रेड ग्राम, या पिजन पी, या कोगो पी, या तुअर। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आती है चना। पर लेकिन अपन पूछ ले कि राजस्थान में उपयोग की दृष्टि से राजस्थान में दाल का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। तो किसका किया जाता है बेटा? चने का, साइसर एरिटेनम का। यह आपको आना चाहिए। तो अपन को पता है कि भारत में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली दाल है, तो वो किसकी है बेटा? तो आपको पता होनी चाहिए किसकी है? रेड ग्राम। सेकंड नंबर पे कौन है? चना। और राजस्थान में सबसे ज्यादा खाया जाता है, किसकी दाल खाई जाती है? तो साइसर एरिटेनम यानी चना की खाई जाती है। ये अपन को पता होना चाहिए। यहां तक अपन बात करें, इसको आप नोट करिए बेटा। देखिए परीक्षण भार आपसे पूछ ले कि हरर का परीक्षण भार कितना होता है, तो पहले से पहले तो आपको यह पता होना चाहिए सर परीक्षण भार क्या होता है। तो टेस्ट वेट क्या बोलेंगे बेटा? टेस्ट वेट। तो इसका परीक्षण भार होता है 72 ग्राम 1000 सीट। 72 ग्राम 1000 सीट। 1000 बीजों का जो वजन है वो कितना है? 72 यानी 72 ग्राम। इसके अलावा लिखिए बीज हार्वेस्टिंग सूचांक या हार्वेस्टिंग गुणांक। हार्वेस्टिंग गुणांक देखिए, हार्वेस्टिंग गुणांक या हार्वेस्टिंग सूचांक या हार्वेस्टिंग सूचांक बोल दो या गुणांक बोल दो या हार्वेस्टिंग इंडेक्स बोल दो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कंसेप्ट है वो डोनाल्ड ने दिया 1968 के अंदर। और इसका जो हार्वेस्टिंग इंडेक्स है वो सबसे कम है 19%। सबसे कम, याद रखना बेटा, सबसे कम है। हार्वेस्टिंग इंडेक्स सबसे कम किसका है? तो वह है हरर का। कितना प्रतिशत बेटा? 19%। यह भी आपको आना चाहिए। आज से पूछे परीक्षण भार 72 ग्राम 1000 सीट, 1000 बीजों की संख्या का वजन 1000 सीट। और हार्वेस्टिंग इंडेक्स सबसे कम किसका है? तो वह हरर का है। वो कितना है बेटा? 19%। आज से पूछे कि सबसे ज्यादा हार्वेस्टिंग इंडेक्स किसका होता है? तो आलू का होता है और चारे वाली फसलों का 100% के आसपास। ये आपको याद रखना है। इसका सबसे कम, ये भी आना चाहिए। लिखिए, इसके बाद में लिखिए राजस्थान में राजस्थान में राजस्थान में हरर की हरर की राजस्थान में हरर की खेती करने करने वाले जिले
राजस्थान में हरर की खेती करने वाले जिले, तो अपन ने लिखना है बेटा बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। इसके अलावा लिखिए बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़, झालावाड़। इसके अलावा लिखिए सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। इसके अलावा लिखिए धौलपुर। यह भी अपन को आना चाहिए। राजस्थान में सर्वाधिक जो खेती करता है वो बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, धौलपुर। नोट करिए बेटा इसको। इसके बाद हम बात करें सभी दलहनी फसलें। सारी की सारी दलहनी फसलें होती है वो कैसी फसल होती है? तो सौ परागणी होती है, यानी सेल्फ मोल्टेड क्रॉप है, पर ये ऐसी नहीं है। तो लिखिए ये कैसी फसल है? तो लिखिए हरर, हरर पर प्रागति फसल। तो आपको याद रखना हर क्रॉस पोल्टेड ओपन टन क्रॉस पोल्टेड क्रॉप्स है। दूसरी बात लिखिए ये द्विलिंगी पादप है। कैसा पादप है बेटा? द्विलिंगी पादप, यानी मोनोसिस से क्रॉप है। तो लिखिए मोनोसिस पादप। कौन सा पादप है बेटा? मोनोसिस पादप है। दूसरी बात लिखिए पादप की लंबाई कितनी होती है? पादप की लंबाई, पादप की लंबाई 1 से 4 मीटर। पादप की लंबाई 1 से 4 मीटर की होती है। लिखिए इसको, नोट करिए बेटा। पादप की लंबाई पूछे तो कितनी होती है? 1 से 4 मीटर की। तो इसको भी आप नोट करिए साथ के साथ। तो आपसे पूछ ले बेटा ये कैसा पादप है? तो द्विलिंगी पादप है। कैसा प्लांट है? द्विलिंगी पादप है। आप एक स्टार लगा के लिखिए सभी दलहनी फसलें, सभी दलहनी फसलें, जितनी भी दलहनी फसलें हैं वो सारी की सारी कैसी है? सेल्फ पोल्टेड क्रॉप है। सभी दलहनी फसलें सौ परागणी फसल है। कैसी फसल है बेटा? सौ परागणी फसल है। इसको छोड़ के यह भी आपको याद रखना, सौ परागणी फसल है, यह आपको आना चाहिए। देखिए इसको नोट करिए बाबू। लिखिए हरारे, हरारे एक दलहनी फसल है। इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने करने वाला जीवाणु पाया जाता है, पाया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु पाया जाता है। जीवाणु का नाम पूछे तो बेटा लिखिए लिखिए जीवाणु का नाम है राइजोबियम, राइजोबियम लेगुमिनेसी। ये लेग्यूम्स, ये भी आपको याद रखना। ये कई बार होता ना हरर की जो दीर्घकालीन प्रजातियां है वो 200 केजी नाइट्रोजन उर्वरक शक्ति मृदा के अंदर उपलब्ध करवा देता है,
जिससे मृदा की उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है। आपको याद रखना कौन सी दीर्घकालीन यानी बहुवर्षीय 200 केजी नाइट्रोजन उपलब्ध करवा देता है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके। तो ये अपन को ये भी पॉइंट लिख सकते हो बेटा कि 200 केजी नाइट्रोजन उपलब्ध करवाने वाली हरर की दीर्घकालीन प्रजातियां, कौन सी प्रजाति है बेटा? दीर्घकालीन प्रजातियां, यह भी अपन को याद रखना है, यह भी याद रखो। अब बात करेंगे बेटा इसकी जलवायु के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? क्लाइमेट, जलवायु के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले भाई कौन सी जलवायु का प्लांट है? तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं जलवायु के बारे में। गर्म और शुष्क जलवायु का पौधा है। कैसी? गर्म एवं शुष्क जलवायु का पौधा। लिखिए बेटा, गर्म एवं शुष्क जलवायु का पौधा है। गर्म एवं शुष्क जलवायु का पौधा है। गर्म एवं शुष्क जलवायु का प्लांट है ये। दूसरी बात करें, अपन को याद रखना है कि ये कौन सी जलवायु का है? शुष्क एवं गर्म जलवायु का प्लांट है। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? तो अपन को याद रखना है गर्म एवं शुष्क जलवायु का पौधा है। आज से पूछ ले कि हरर की खेती के लिए औसत वार्षिक वर्षा कितनी? वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए? तो अपन को याद रखना 75 से लेके 100 सेंटीमीटर। कितनी चाहिए बेटा? 75 से लेके 100 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होनी चाहिए, यानी पूरे साल के अंदर। क्योंकि दीर्घकालीन प्रजाति बोली जो 200 किलो नाइट्रोजन उपलब्ध करवा रही, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी बात कर सकते हैं बेटा। तो अपन को याद रखना इतनी सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए, 750 से 1000 मिलीमीटर कहने का मतलब। आगे बात करते हैं बेटा कि अपन को याद रखना फूल और फलियां बनते समय, फूल व फलियां बनते समय, फूल और फलियां बनते समय, फूल और फलियां बनते समय तेज धूप, तो याद रखना तेज धूप भी नुकसानदायक है। तो आपको याद रखना है कि तेज धूप पर फलियां बनने के समय नुकसानदायक है या नहीं, नुकसानदायक नहीं लिखना है, इसको लिखना फूल है और फलियां बनते समय तेज धूप का होना आवश्यक है, ये पाला और वर्षा जल क्रांति के प्रति संवेदनशील है। लिखिए जला क्रांति या जल क्रांति और पाला के प्रति संवेदनशील फसल है। कैसी फसल है बेटा? संवेदनशील फसल है, संवेदनशील फसल है। तो अपन को याद रखना है कि जब फूल आए और फलियां आए तो उस टाइम पे तेज धूप का होना आवश्यक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन थी। तो आपको याद रखना है कि इसके पानी खेत के अंदर नहीं भरना चाहिए, खेत के अंदर से पानी निकालने की सुविधा होनी चाहिए। इसको जल निकास या जला क्रांति बोल सकते हैं। पाला के प्रति संवेदनशील फसल है, पाला रहित क्षेत्र होना चाहिए, पाला नहीं गिरना चाहिए। आगे बात करते हैं, तो इसको आप नोट करिए जब तक। लिखिए अंकुरण हेतु तापमान, अंकुरण के लिए तापमान क्या चाहिए? तो अपन को याद रखना अंकुरण के लिए तापमान है वो कितना होना चाहिए? तो आपने याद रखना 30 से 35 सेल्सियस इसके लिए तापमान चाहिए।
कितना चाहिए बेटा? 30 से 35 सेल्सियस अंकुरण के लिए तापमान होना चाहिए, यानी जर्मिनेशन के लिए। इसके बाद में लिखिए वानस्पति के, लिखिए बेटा वानस्पति के वृद्धि हेतु, वानस्पति के वृद्धि हेतु तापमान, वानस्पतिक वृद्धि हेतु तापमान कितना होना चाहिए? तो वो भी लिखिए बेटा कि टेम्परेचर फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ, तो आपने याद रखना वानस्पतिक वृद्धि हेतु तापमान कितना होना चाहिए। इसके लिए नॉर्मल सी बात है 20 से 25 सेल्सियस की टेम्परेचर की आवश्यकता है। कितनी? 20 से 25 सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता है वानस्पतिक वृद्धि के लिए। अंकुरण के लिए 30 से 35 सेल्सियस टेम्परेचर का होना आवश्यक है। इसके बाद में बात करें पुष्पन और फलियां बनते समय तापमान। पुष्पन है, देखिए बेटा पुष्पन एवं फलियां, फलियां बनते समय तापमान, बनते समय टेम्परेचर क्या होना चाहिए? फलियां, पुष्पन एवं फलियां बनते समय तापमान यानी टेम्परेचर क्या होना चाहिए? तो आपने लिखना 15 से लेके 18 सेल्सियस, 15 टू 18 सेल्सियस इसके लिए तापमान की आवश्यकता पड़ती है। कितनी तापमान? 15 से 18 सेल्सियस तापमान की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद हम बात करें अपने पकते समय, जब अपनी फलियां पक रही है तो उस समय का तापमान क्या होना चाहिए? तो लिखिए फलियां बनते समय तो यह बता दिया, और पकते समय तो लिखिए फलियां, फलियां पकते समय, फलियां पकते समय तापमान, टेम्परेचर जब मैच्योरिटिंग स्टेज से गुजर जाए, रेपनिंग स्टेज की ओर हो, तो 30 से 40 सेल्सियस तापमान का होना आवश्यक है। तो ये भी अपन को याद रहना चाहिए। तो ये टेम्परेचर अलग अलग था। जर्मिनेशन के लिए 30 से 35, वानस्पतिक वृद्धि के लिए 20 से 25, और फलियां और पुष्पन के लिए 18 से 15 या 15 से 18, और फलियों के लिए पकने के पकते समय तापमान होना चाहिए 35 से 40 सेल्सियस। कितना होना चाहिए बेटा? 35 से 40 सेल्सियस टेम्परेचर होना आवश्यक है। ये क्लाइमेट की अपन बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे अपने मृदा की। मृदा कैसी चाहिए? तो मिट्टी की बात करते हैं सबसे पहले। तो मिट्टी की बात करते हैं बेटा, सबसे पहले लिखिए मृदा। तो मिट्टी कैसी चाहिए? बलवी दोमट। कैसी चाहिए बेटा? बलवी दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। कैसी मिट्टी? बलवी दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। और इस मृदा का जो पीएच मान है वो कितना होना चाहिए? तो आपको याद रखना है 6.5 से लेके 7.5 सेल्सियस होना चाहिए। याद रखना 6.5 से लेके 7.5 स्केल के बराबर होना चाहिए। और इस टेम्परेचर को अपन नाम दे सकते हैं उदासीन। क्या बोल सकते हैं बेटा? न्यूट्रल या उदासीन। यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद में अपन बात करेंगे आगे किस्मों के बारे में, वेराइटीज कौन कौन सी ले। तो वेराइटीज से एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा रहती है हर से। तो आप वेराइटी की ओर जाते हैं सबसे पहले। तो वेराइटी यानी किस्में के बारे में बता देता हूं आपको। तो लिखिए बेटा, सबसे पहले बात करेंगे वेराइटीज या किस्में। अब किस्में की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन बात करेंगे वेराइटीज। तो सबसे पहले वेराइटीज को टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरियों के अंदर बांट रखा है, समय के अवधि के अनुसार। तो अवधि के अनुसार सबसे पहले कौन कौन सी आती है, तो अपन सारी की सारी डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे वेराइटीज के बारे में। तो वेराइटीज में सबसे पहले लिखिए जल्दी पकने वाली किस्में, या आप लिख सकते हो जल्दी पकने वाली किस्में, अर्ली मैच्योरिटी वेराइटीज, या आप बोल सकते हो जल्दी पकने वाली किस्में या शीघ्र पकने वाली किस्में। सबसे पहले बात करेंगे, इसके अंदर आएगी सबसे पहले प्रभात। कौन सी आएगी बेटा? प्रभात वेराइटी के बारे में बात करेंगे। प्रभात की जो खासियत है, ये सबसे जल्दी शीघ्र पकने वाली किस्म है। तो लिखिए प्रभात में लिखना शीघ्र, शीघ्र पकने, शीघ्र पकने वाली किस्म है, जल्दी पकने वाली अर्ली मैच्योरिटी वेराइटी है। ये करीबन आप बता दीजिए कितने दिन के अंदर पक के तैयार हो जाती है। तो लिखिए इसके अंदर शीघ्र पकने वाली किस्मों में, तो याद रखिए सबसे पहले लिखिए 115 से लेके 135 दिन के अंदर पक कर तैयार हो जाती है। शीघ्र पकने वाली किस्म कौन सी है? तो प्रभात है। एक और लाइन लिखिए, यह मिश्रित खेती के लिए, मिश्रित फसल हेतु सर्वोत्तम वेराइटी है।
मिश्रित फसल के लिए दो या दो से अधिक फसलों के बीजों को मिलाकर बोना मिश्रित फसल कहलाती है। तो आपने याद रखना मिश्रित फसल के लिए सर्वोत्तम वैरायटी है। और अपन ध्यान रखना मिश्रित फसल के अंदर देखिए किसके साथ बोएंगे, तो अपन बोल सकते हैं हरा रे के साथ मिक्स कर दो, दूसरे कौन के साथ डाल देंगे, जवार के साथ। ये भी आपको याद होना चाहिए, किसके साथ, जवार के साथ। हरर और इस जवार के साथ देखो हरर खरीफ की फसल है, वो भी खरीफ की फसल है, ये भी अपन को याद रहना चाहिए सारी बातें। अब बात आती है सर आपने मिश्रित फसल ले ली तो यहाँ पे बीज दर की बात कर लेते हैं। तो बीज दर कितने लेंगे, तो बीज दर लिखिए बेटा 6 से 8 केजी प्रति हेक्टेयर, 6 से 8 केजी प्रति हेक्टेयर बीज दर लिखेंगे किसकी, प्रभात की मिश्रित फसल के अंदर। ये आपको याद होना चाहिए। आगे बात करते हैं, सबसे पहले प्रभात आ गई, शीघ्र पकने वाली किस्म मिश्रित फसल के लिए सर्वोत्तम वेराइटी है। दूसरी बात करें अपने कि आगे पूछ ले कि दूसरी वेराइटी कौन सी है, तो लिखिए बेटा उपास। कौन सी है बेटा, उपास 120। उपास 120 अपन को याद रखनी है, यह भी अच्छी वेराइटी है। इसके अलावा लिखिए आगे उपास के बाद में तीसरी वेराइटी का नाम लिखिए मानक। कौन सी लिखनी है बेटा, मानक। इसके अलावा लिखिए तीसरी चौथी वेराइटी लिखिए ग्वालियर 3। कौन सी लिखनी है बेटा, ग्वालियर 3। इसके अलावा लिखिए कोयम्बटूर 3, तो आपको याद रखना कोयम्बटूर 3। इसके अलावा लिखिए पूसा 74। कौन सी लिखनी है बेटा, पूसा 74 74। इसके अलावा लिखिए पूसा 84, लिखिए पूसा 84। इसके अलावा लिखिए शारदा। इसके अलावा लिखिए ये, इसके अलावा लिखिए पूसा 3, पूसा 3। इसके अलावा लिखिए आजाद। इसके अलावा लिखिए आशा। इसके अलावा लिखिए अंबर। आजाद, आजाद के बाद में लिखिए आशा हो गई। एक वेराइटी और लिखिए, हाँ ये खूब है, और लिखिए एक और लिख लीजिए लास्ट है दुर्गा, दुर्गा वेराइटी। और एक और लिख लीजिए प्रगति। खूब है ये वेराइटियां, इनमें पूछने लायक 1 और 2, इनको ज्यादा याद ध्यान दीजिए। और मुझे तो नहीं लगती और कोई पूछने योग्य कोई है, फिर देखिए आपके अकॉर्डिंग। इसके बाद में लिखिए मध्यम अवधि में पकने वाली किस्में। दूसरा पॉइंट लगाइए, मध्यम अवधि में, मध्यम अवधि में, मध्यम अवधि में पकने वाली वाली किस्में, मध्यम अवधि में पकने वाली किस्में, शॉर्ट ड्यूरेशन नहीं मीडियम। तो सबसे पहले बात करते हैं मध्यम अवधि में पकने वाली, तो आपको याद रखना मुक्ता। मुक्ता में लिखिए विल्ट रोग प्रतिरोधी किस्म है। कौन सी है बेटा, विल्ट रोग प्रतिरोधी किस्म, विल्ट रोग प्रतिरोधी किस्म है, तो यह भी याद रखना। दूसरी बात करें तो लिखिए बीडीएन, BDN1, BDN2, तो लिखिए BDN2, BDN1, BDN2। इसके अलावा लिखिए टाइप 21, 21। ये कहां गई, आशा। आशा, यहां भी आशा को आपको लिखना है, मध्यम अवधि में भी आती है आशा। इसके बाद में 6 नंबर पर लिखिए C11, तो ये अपन को किस में याद रखनी है। इसके बाद में बात करेंगे आगे, देखो
आपको एक नोट करके लिखिए, पूसा मुक्ता, ये किसकी किस्म है, आपसे पूछ ले तो बताइए। तो ये है किसकी है बेटा, पूसा मुक्ता, तो ये याद रखना पत्ता गोभी की। और मुक्ता पूछे तो किसकी है, अरहर की, मध्यम अवधि वाली। इसके बाद में लिखिए लंबी अवधि वाली किस्में, दीर्घकालीन या आप लिखिए लंबी अवधि वाली किस्में। आपको याद रखना देरी से पकने वाली किस्में या लंबी अवधि में पकने वाली किस्में। तो लिखिए देरी से पकने वाली किस्में, देरी से पकने वाली किस्में। देरी से पकने वाली किस्मों के अंदर अपन बात करेंगे सबसे पहले, तो देखिए बेटा, और एक और है वो बौनी किस्म है, वो प्रभात है। तो बौनी किस्म कौन सी है, प्रभात। आप उनको याद रखना। देरी से पकने वाली किस्म कौन कौन सी है, तो लिखिए पूसा 9, कौन सी है बेटा, पूसा 9। और एक लिखना बार, ये 265 दिन के अंदर पकने वाली किस्म है, 265 दिन में पकने वाली किस्म है। तो आपको याद रखना कितने दिन पकती है बेटा, 265 दिन में। तो याद रखना पूसा 9 और भार। अब बात करेंगे, देखिए आपसे पूछ ले संकर वैरायटी यानी हाइब्रिड वैरायटीज कौन कौन सी है। तो हाइब्रिड आपको मैंने लिखवाई है, हाइब्रिड किस में आपसे पूछ ले हाइब्रिड किस्म कौन कौन सी है, तो बताइए बेटा। तो आपने याद रखना कि पहली हाइब्रिड कौन सी थी, आपको खुद को पता है, ICPH8। कौन सी है बेटा, ICPH8, फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी ICPH8, ये भी आपको आनी चाहिए। इसके अलावा आपसे पूछ ले कौन सी है, एक और है, तो याद रखना PPH4। तो ये दोनों वेराइटी आपको याद रखनी है, ये हाइब्रिड वेराइटी है, ये दोनों की दोनों के बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करनी है। तो इसको आप नोट करिए जल्दी जल्दी से। वर्गीकरण, वर्गीकरण के बारे में 3 पॉइंट बात करेंगे। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हरर। तो लिखिए हरर का वर्गीकरण है केजन से केजान, केजान वेराइटी, VR वेराइटी, बाई कलर। ये किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बेटा हरर को। किसको कहा जाता है, हरर को कहा जाता है, VR वेराइटी। तो ये आपको याद रखना किसको कहते हैं, हरर को। सबसे पहले लिखिए हरर, किसको कहते हैं बेटा, हरर को कहा जाता है। दूसरी बात अपन करते हैं, तो आपने दूसरी बात की ओर जाते हैं, तो याद रखना है ये बहुवरसी है। लिखिए बेटा ये क्या है, बहुवरसी है, बहुवरसी है, पौधा है। कैसा पौधा है बेटा, बहुवरसी है, पौधा है। तीसरी बात लिखे तो ये देरी से पकने वाली, देरी से पकने वाली प्रजाति है, देरी से पकने वाली प्रजाति है। कैसी प्रजाति है बेटा, देरी से पकने वाली प्रजाति है। और आपसे पूछें आगे देखिए, दानों की संख्या 4 से 5 दाने प्रति फली, 4 से 5 दाने प्रति फली, प्रति फली होती है। तो एक देखो सबसे पहले तो आपको याद रखना बहुवरसीय फसल है, देरी से पकने वाली प्रजाति है, यह भी आपको याद रहेगा। इसके अलावा याद रखना है एक दाने में 4 से 5 दाने होते हैं। इसकी खेती की बात करें तो इसकी खेती कहाँ होती है, उत्तरी भारत में होती है। कहाँ होती है, उत्तरी भारत में इसकी खेती होती है, उत्तरी भारत में खेती की जाती है, उत्तरी भारत में खेती। ये बात हो गई हरर के बारे में। या केजन से केजान या बाइकोलर वेराइटीज, यह आपको याद रखना है पूरी जानकारी। इसके बाद हम बात करेंगे, आगे देखो इधर ले लेता हूं, देखिए
अपन बात करते हैं, ये इसके बारे में बात की, तो अपन इसके बाद में दूसरी बात करते हैं केजन से केजान, केजनस केजान, वी आर वेराइटी फ्लेविस, यानी इसको अपन बोलेंगे क्या, तुअर। सबसे पहले तो आपको याद रखना है, सबसे पहले तो इसको क्या कहा जाता है, तुअर कहते हैं। एक वर्षीय पौधा होता है, कैसा पौधा होता है, एक वर्षीय पादप। दूसरी पॉइंट अपन को लिखना है यहाँ पे, ये जल्दी पकने वाली प्रजाति है, जल्दी पकने वाली प्रजाति है। तीसरा पॉइंट बात करेंगे, यहाँ 2 से 3 दाने प्रति फली, 2 से 3 दाने प्रति फली, 2 या 3 दाने प्रति फली। तीसरी बात करेंगे अपने, इसकी खेती दक्षिण भारत में इसकी खेती की जाती है। वेरी गुड, ये पूरी की पूरी जानकारी ऐसे करके ध्यान दीजिए। ये वर्गीकरण कंप्लीट हुआ। अपने जलवायु पढ़ी, जलवायु के बाद में अपन ने इसका मृदा पढ़ी, मृदा के बाद में अपन ने वैरायटी पढ़ी, वैरायटी के बाद में अपन ने वर्गीकरण किया। हालांकि वर्गीकरण पहले करना था पर बीच में याद आया। आगे बात करते हैं, देखिए इसके बाद में लिखिए बुआई का समय। बुआई का समय लिखिए जून जुलाई, जून और जुलाई के अंदर बुआई की जाती है। इसके बाद में लिखिए बुआई का समय हो गया जून जुलाई। इसके बाद में लिखिए बीज दर व बीज उपचार, यानी सीड रेट एंड सीड ट्रीटमेंट, दोनों के बारे में बात करेंगे अपन इकट्ठा। बीज दर एवं बीज उपचार। देखिए बेटा, आज से पूछ ले सामान्य बीज दर। सामान्य बीज दर की बात करें, नॉर्मल जो सीड रेट है वो क्या है, सामान्य बीज दर। तो सामान्य बीज दर है 12 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर, 12 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर, यह भी अपन को आना चाहिए। अगर मिश्रित किस्म है तो आपने बताई थी प्रभात में कितनी है, वो है कितनी, 6 से 8 केजी प्रति हेक्टेयर, यह भी अपन को आना चाहिए। ये अपन ने लिख लिया। इसके बाद हम बात करें बीजोपचार के बारे में। तो बीजोपचार की बात करें तो सबसे पहले लेंगे अपन कवक जनित। कौन सा काम में लें, ये कवक जनित को अपने बीज की बुआई से पहले करते हैं, या तो अपन को याद रखना कवक जनित के अंदर लेंगे कौन सा, तो एक तो लेंगे बेटा ट्राइकोडर्मा। क्या काम में लेंगे बेटा, ट्राइकोडर्मा काम में लेंगे। दूसरा लेंगे कौन सा, तो आपको याद रखना, इसके अलावा दूसरा लिख लो थायरम काम में लेंगे। तो इनकी जो मात्रा है ये लेंगे 3 ग्राम प्रति किलो बीज के लिए, पर केजी बीज है तो, और ये लेंगे 2 ग्राम प्रति केजी बीज है तो, ये हो गया अपनी बात। सर कीटनाशक कौन सा काम में लें, तो कीटनाशक की बात करते हैं तो कीटनाशक का प्रयोग करेंगे क्लोरोपाइरीफॉस। किसका प्रयोग करेंगे बेटा, क्लोरोपाइरीफॉस का प्रयोग किया जाएगा। क्लोरोपाइरीफॉस का उपयोग करेंगे। इसके अंदर किसका प्रयोग करेंगे, क्लोरोपाइरीफॉस का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में अपन बात करेंगे आगे कि इनकी दूरियों के बारे में बात कर लेते हैं। डिस्टेंस क्या रखें, सबसे पहले बात करेंगे दूरियों के बारे में, या आइसोलेशन डिस्टेंस या ज्यामिति। देखो डिस्टेंस अपने बात करेंगे सबसे पहले, या दूरी, पौधे से पौधे की दूरी, कतार से कतार की दूरी। सबसे पहले लिखिए कतार से कतार की दूरी, कतार से कतार की दूरी। तो कतार से कतार की दूरी क्या रखेंगे, सबसे पहले पौधे से पौधे की दूरी क्या रखेंगे, पौधे से पौधे की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी, यानी प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस क्या रखेंगे, प्लांट टू प्लांट, और ऊपर वाले में लिख लो R इंटू R, यानी रो टू रो डिस्टेंस। देखो अपन बात कर रहे हैं प्लांट टू प्लांट और पौधे से पौधे की दूरी के अंदर इनकी अलग अलग रखी जाती है दूरियां। कैसे रखेंगे बेटा, सबसे पहले बात करेंगे, जैसे पौधे से पौधे की दूरी रखें तो कितने रखें, तो अपन को याद रखना 60 से 70 सेंटीमीटर के बीच में,
60 से 70 सेंटीमीटर के बीच में रखेंगे, और प्लांट टू प्लांट की जो दूरी है वो कितने रखेंगे, 15 से 20 सेंटीमीटर। कितने रखेंगे बेटा, 15 से 20 सेंटीमीटर रखेंगे। ये अपन को आगे बात करें, इनको सर एक साथ में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखे, देखो देखिए, R इंटू P क्या डिस्टेंस रखें, तो आपको याद रखना 60 से 75 इंटू 15 से 20 सेंटीमीटर, ये अपन को डिस्टेंस रखना R इंटू P। अगर वैरायटी पूछ ले आपसे प्रभात है, कौन सी वैरायटी है बेटा, प्रभात है, तो प्रभात की देख लीजिए, प्रभात हो या बोनी किस्म हो, तो आपने लिखना प्रभात या बोनी किस्में, यानी प्रभात या बोनी किस्मों की जो दूरी है R इंटू पी क्या रखते हैं, तो उसके बारे में बता देता हूं, R इंटू पी। देखो प्रभात हो या बोनी किस्म हो, उसमें R इंटू पी क्या दूरी रखते हैं, तो अपन को याद रखना है कि R इंटू पी रखते हैं 30 इंटू 10 सेंटीमीटर, ये अपन को दूरी रखते हैं, प्रभात हो या बोनी किस्म। अब बात करते हैं बीज की गहराई, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, बीज की गहराई। बीज की गहराई क्या रखें, तो सबसे पहले बात करेंगे बीज की गहराई 5 सेंटीमीटर। कितने रखेंगे बेटा, 5 सेंटीमीटर बीज की गहराई रखते हैं, ये भी आप लिखिए, बीज रखते हैं 5 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी प्रभात है तो रखेंगे 10 सेंटीमीटर, कतार से कतार की दूरी रखेंगे 30 सेंटीमीटर, ये अपन को आना चाहिए। तो अपने ये बात कर चुके हैं, सारी सीड ट्रीटमेंट हो गया, बीज दर हो गया। अब इसके बाद में बात कर रहे हैं अपने उर्वरक की ओर। देखिए उर्वरक की बात करते हैं, सबसे पहले खाद एवं उर्वरक, किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, खाद एवं उर्वरक, खाद एवं उर्वरक। देखिए मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, तो इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गोबर की खाद, गोबर की खाद FYM, गोबर की खाद का प्रयोग करेंगे 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर, 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर। गोबर खाद का प्रयोग कितना करेंगे, 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर। और आपसे पूछ ले कि साहब इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी लेंगे, तो नाइट्रोजन लेंगे 20 kg प्रति हेक्टेयर। कितना लेंगे बेटा, 20 kg प्रति हेक्टेयर, नाइट्रोजन 20 kg प्रति हेक्टेयर डालेंगे। और फास्फोरस कितना डालेंगे, तो लिखिए फास्फोरस की जो मात्रा है वो 40 से 60 kg प्रति हेक्टेयर। और पोटेशियम की जो मात्रा है वो कितने लेंगे, पोटेशियम की मात्रा लिखिए 40 kg प्रति हेक्टेयर। ये अपन को इसका जो रेशो है वो रखना है, नाइट्रोजन कम रखना है। क्यों नाइट्रोजन इसलिए कम रखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, दलहनी फसल है। तो इसको देखते हुए आगे बात करते हैं। खाद एवं उर्वरक कंप्लीट हुआ, इसके बाद में देखिए सिंचाई। लिखिए सिंचाई, सिंचाई के अंदर अपन सबसे पहले बात करेंगे क्रांतिक अवस्था, यानी क्रिटिकल स्टेज। कौन कौन सी क्रांतिक अवस्था पे इसको पानी देना चाहिए, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे क्रांतिक अवस्था के बारे में। देखो पहली क्रांतिक अवस्था है, तो पहली जो क्रांतिक अवस्था क्या होती है, क्रांतिक अवस्था वो होती है जिस स्टेज पे पानी चाहिए। प्लांट को पानी देंगे तो उसमें कोई प्रकार का नुकसान नहीं होगा, उस आपको कुछ उस अवस्था को गुजरने के बाद में पानी देते हैं तो प्लांट के अंदर प्रोडक्शन जो उत्पादन है वो कम हो जाएगा। तो इसकी जो क्रांतिक अवस्था है, तो उस क्रांतिक अवस्था में सबसे पहले लिखेंगे फूल बनते समय, फूल बनते समय, फूल बनते समय। दूसरी जो अवस्था है वो कौन सी है, फली में दाने बनते समय, फलियों में दाने बनते समय, फलियों में दाने बनते समय, यह भी अपन को याद रहना चाहिए। फलियों में दाने बनते समय इसको याद रखना है।
प्री फ्लोरिंग स्टेज, इसको बोलेंगे पॉड फिलिंग स्टेज या ग्रेन फिलिंग स्टेज भी बोल सकते हैं, ग्रेन फिलिंग स्टेज या पॉड फिलिंग स्टेज। आगे बात करते हैं अपन सबसे पहले शाकनाशी। सबसे पहले बात करेंगे खरपतवार नियंत्रण या शाकनाशी। खरपतवार नियंत्रण है या शाकनाशी या वीड कंट्रोल भी बोल सकते हैं इस वर्ड को। सबसे पहले करेंगे प्रथम निराई गुड़ाई, प्रथम निराई और गुड़ाई। प्रथम निराई गुड़ाई करते हैं 20 से 25 डायप्टर ऑफ सोइंग दास। दूसरी निराई गुड़ाई करते हैं द्वितीय निराई गुड़ाई सेकेंडरी हुइंग। आपको पूछ ले तो वो कब करते हैं तो लिखिए वो भी, तो 40 से 45 दिन बाद डायप्टर ऑफ सोइंग। सर शाकनाशी कौन सा काम में लें, सबसे पहले बता देता हूं। जो शाकनाशियों के नाम पूछे हैं आपसे, एग्जामिनर पूछ रहा है कि सर शाकनाशी कौन कौन सा काम में ले, तो लिखिए शाकनाशी यानी हर्बिसाइड। अब शाकनाशी के अंदर अपन को सबसे पहले काम मिलेंगे कौन सा, फ्लोरोक्लोरिलीन, तो लिखिए फ्लोरोक्लोरोलिन, या आपको याद रखना ये पीपीआई है। और दूसरा अपन काम में ले सकते हैं बेटा कौन सा है, पेंडिमेथिलिन। पेंडिमेथिलिन ये पोस्ट इमरजेंसी हर्बिसाइड है, प्री इमरजेंसी हर्बिसाइड सॉरी। तो ये अपन को ये दो शाकनाशी काम में लेने हैं। इसके बाद में आगे बात करते हैं अपने कटाई। यानी हार्वेस्टिंग, यानी इसकी जो कटाई है वो कब करें, तो सबसे पहले बात करेंगे कटाई या हार्वेस्टिंग। हार्वेस्ट कब करें, तो आपको याद रखना जब फलियों का रंग बदले, जब फलियां कितनी परसेंटेज आपसे कलर बदल जाए तो आप लिखना 75 से 80% है, 75 से 80% है फलियां बोरी होने पर इसकी हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, यानी कटाई करनी चाहिए, यह भी आपको आना चाहिए। इसके बाद में बात करें आगे कि कटाई का जो सूचकांक मैंने बता ही दिया कितना है, वो भी ऑलरेडी है। इसके बाद में लिखिए उपज, जो इसकी यील्ड है वो कितनी प्राप्त होती है, तो हार्वेस्टिंग यील्ड है। आपको याद रखना हार्वेस्टिंग यानी थ्रेसिंग करने के बाद में उपज कितनी प्राप्त होती है, तो उसके बारे में भी अपन लिख दिए। हार्वेस्टिंग की बात करें तो 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, कितनी है 20 से 25 क्विंटल है प्रति हेक्टेयर, 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अपन को इसमें क्या मिलेगा, दाना मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, दाना, यानी ग्रेन प्राप्त होंगे। और 70 से 80 क्विंटल है अपन को क्या मिलेंगे बेटा, तो आपको याद रखना प्रति हेक्टेयर डंठल मिलेंगे। इसके बाद में लिखिए भंडारण करते समय नमी की मात्रा, भंडारण करते समय नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए। भंडारण करते समय जो मॉइस्चर है वो कितना होना चाहिए, 8 से 10% होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 8 से 10%। इसके बाद में बात करें आगे कि इसमें लगने वाले कीट कौन कौन से हैं, कौन कौन से रोग लगते हैं, पूरी जानकारी इसमें पढ़ते हैं। तो रोग और कीटों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे रोगों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, रोग यानी डिजीज। जो डिजीज कौन कौन सी लगती है तो उसके बारे में अपन पूरी जानकारी इकट्ठा करते हैं। सबसे पहले लिखिए डिजीज का नाम, तो उखट्टा रोग। कौन सा रोग बेटा, उखट्टा रोग। उखट्टा रोग या विल्ट डिजीज के नाम से जाना जाता है। उखट्टा रोग बोल दो, या इसको अपन बोल सकते हैं विल्ट रोग। क्या बोलेंगे बेटा, विल्ट रोग। सबसे पहले तो याद रखना है इसका जो रोग जनक का नाम पूछे, कवक कौन सी है, कौन सी जो पैथोजन है जो रोग को पैदा करते हैं उसको पैथोजन कहते हैं या रोग जनक कहा जाता है। उसका नाम लिखिए बेटा फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। लिखिए फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम ओडम।
लिखिए फ्यूजेरियम, लिखिए फ्यूजेरियम, लिखिए फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम VR वेराइटी। आपको लिखना कवक जनित बीमारी है। कैसी बीमारी है बेटा? कवक जनित रोग है, ये भी लिखना, कवक जनित रोग है। सबसे पहले लिखिए इसे, ये बीमारी होती है वो सॉइल बोर्न डिजीज है। कैसी बीमारी है बेटा? मृदा जनित रोग है। देखिए मृदा जनित रोग है, सॉइल बोर्न डिजीज। सॉइल है। इसके अलावा इस बीमारी को नियंत्रण करने के लिए अपन को क्या करना चाहिए? फसल चक्कर अपनाओ। क्या अपनाओ बेटा? फसल चक्कर, क्रॉप रोटेशन। और इससे प्रतिरोधी किस्म भी लिख लीजिए। कौन सी है प्रतिरोधी किस्में? आपको मैंने बोला है तो प्रतिरोधी किस्में है, तो लिखिए प्रतिरोधी किस्में। ऊपर ले लेते हैं थोड़ा। प्रतिरोधी किस्में आशा। देखिए प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? आशा है। इसके अलावा प्रगति है। इसके अलावा लिखिए आशा, प्रगति, आजाद, और एक और लिख लीजिए मुक्ता। ये भी आपको आनी चाहिए। तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम वेराइटी ओडम, तो ये आपको कवक जनित बीमारी है, ये आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद में लिखिए स्टारलेट मोजेक वायरस। दूसरा रोग के बारे में लिखिए स्टारलेट मोजेक वायरस। दूसरा रोग के बारे में लिखिए स्टारलेट मोजेक वायरस। स्टारलेट मोजेक रोग, स्टारलेट मोजेक रोग। यह आपको याद रखना है। सबसे पहले इस रोग में पुष्प क्रमांक प्रभावित होता है। पुष्प क्रमांक पर प्रभाव, इफेक्ट पड़ता है इनफ्लोरेसेंस के ऊपर। यह भी आपको आना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कीटों के बारे में। कीट कौन कौन से लगते हैं? तो लिखिए सफेद मक्खी, एक तो लगती है सफेद मक्खी। दूसरा कीट का नाम लिखिए बेटा, आपसे बोले फली छेदक, फली छेदक है। तीसरा कीट का आप नाम लिखिए, वो लगता है पत्ती, ये कीट है। और इनको नियंत्रण किया जाता है एंडोसल्फान के द्वारा, एंडोसल्फोन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आगे की क्लास के अंदर अपने अगली क्रॉप्स लेके आएंगे। थैंक यू सर।